नमस्कार दोस्तों। आज हम NISM सीरीज 15 के चैप्टर 13 लीगल एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में बार बार आते हैं। बिल्कुल। NISM सीरीज यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वैसे ये 20 क्वेश्चंस तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चंस चाहिए होंगे ना? हाँ बिल्कुल, इसलिए NISMseries.com पे जाओ, वहाँ हर चैप्टर के लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं। अनलिमिटेड टाइम्स प्रैक्टिस कर सकते हो। इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है NISM सीरीज एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए। चलो अब क्वेश्चंस शुरू करते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 1। इन विच ईयर वाज सेबी एस्टैब्लिश्ड अंडर द सेबी एक्ट? ऑप्शंस है A 1996, B 1992, C सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956, D कंपनीज एक्ट 2013। इसका मतलब है कि सेबी की स्थापना किस कानून के तहत हुई थी? तो सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर है ऑप्शन बी 1992। अच्छा, देखो, सेबी एक्ट 1992 के सेक्शन 3 के तहत पार्लियामेंट ने इसको पास किया था। बाकी ऑप्शंस गलत है, क्योंकि 1996 तो कोई एक्ट ही नहीं है और 1956 या 2013 बिल्कुल अलग लॉज हैं। स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि शायद आज़ादी के तुरंत बाद बना होगा, पर असली पावर 1992 में मिली थी। क्लियर है ना? हाँ समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 2। विद whom डिड सेबी मर्ज ऑन September 28, 2015? ऑप्शंस हैं A CCI, B FMC, C प्लानिंग कमीशन, D फाइनेंस कमीशन। इसका मतलब है कि 2015 में सेबी का मर्जर किसके साथ हुआ था? सही जवाब बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी FMC, यानी फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन। राइट। ये याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कमोडिटीज मार्केट को रेगुलेट करने के लिए किया गया था। पहले FMC अलग से गोल्ड और सिल्वर की ट्रेडिंग देखता था। CCI तो कंपटीशन फेयर रखने के लिए है, तो वो गलत ऑप्शन है। इंटरेस्टिंग। एक ही छते के नीचे सब आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UPSI? ऑप्शंस हैं A अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, B यूनिवर्सल प्राइस स्टैंडर्ड इंडेक्स, C अनलिस्टेड पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट, D अननोन प्राइस सीक्रेट इंफॉर्मेशन। इसका मतलब सिंपली UPSI का फुल फॉर्म पूछा है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए सही है, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। ओके। ये वो सीक्रेट डिटेल्स होती हैं, जैसे फाइनेंशियल रिजल्ट्स या डिविडेंड, जो भी पब्लिक को नहीं पता। अगर ये बाहर आए तो शेयर प्राइस तेजी से ऊपर या नीचे जा सकता है। बाकी सारे ऑप्शंस बस कंफ्यूज करने के लिए बनाए गए हैं। हाँ, ऑप्शंस देख के ही लग रहा है। हाँ। क्वेश्चन नंबर 4। हु इज कंसिडर्ड एन इनसाइडर अंडर सेबी रेगुलेशंस? ऑप्शंस A एवरी शेयरहोल्डर, B कनेक्टेड पर्सन और पोजेसर ऑफ UPSI, C एवरी बैंक एम्प्लॉई, D ऑल कंपनी क्रेडिटर्स। इसका मतलब सेबी की नजरों में इनसाइडर असल में होता कौन है? सही आंसर क्या होगा? यहाँ ऑप्शन बी सही है, कनेक्टेड पर्सन और पोजेसर ऑफ UPSI। अच्छा, हर कोई नहीं होता? बिल्कुल नहीं। देखो, हर शेयर होल्डर इनसाइडर नहीं होता। बैंक का हर एम्प्लॉय भी इनसाइडर नहीं होता। सिर्फ वो इंसान जिसके पास वो सीक्रेट जानकारी का एक्सेस है या वो कंपनी से डायरेक्ट जुड़ा है, वही इनसाइडर है। एग्जाम में ना लोग ऑफन एवरी शेयर होल्डर टिक कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। For how long prior to an act is a person connected? Options A 3 months, B 6 months, C 1 year, D 2 years. मतलब किसी एक्शन से कितने टाइम पहले तक इंसान को कनेक्टेड माना जाता है? सही जवाब ऑप्शन बी 6 महीने एकदम सही है। 6 महीने? हाँ, अगर तुम पिछले 6 महीने में कंपनी से जुड़े थे तो तुम कनेक्टेड हो। और एक ट्रिक बताता हूँ, जो इमीडिएट रिलेटिव्स होते हैं ना, उन्हें भी नेचुरली कनेक्टेड ही माना जाता है। तो 3 महीने या 1 साल वाले ऑप्शंस एलिमिनेट कर देना। Got it. Relatives वाला पॉइंट याद रखने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6. What is the policy to prevent misuse of confidential info between departments called? Options A firewall, B Chinese wall, C iron curtain, D glass ceiling. इसका मतलब डिपार्टमेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन लीक रोकने वाली पॉलिसी को क्या कहते हैं? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन बी चाइनीज वॉल। चाइनीज वॉल? बिल्कुल। ये IT वाला फायरवॉल नहीं है, फाइनेंस की पॉलिसी है जो डिपार्टमेंट्स को अलग रखती है। जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और ट्रेडिंग टीम आपस में बात नहीं कर सकती। ग्लास सीलिंग तो कॉर्पोरेट ग्रोथ के कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, तो स्टूडेंट्स को इन टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। वाकई इंटरेस्टिंग टर्म है। क्वेश्चन नंबर 7. रजिस्ट्रेशन ऑफ रिसर्च एनालिस्ट्स इज डन अंडर विच रेगुलेशन? ऑप्शंस A सेबी ब्रोकर रेगुलेशंस, B सेबी रिसर्च एनालिस्ट रेगुलेशंस 2014, C कंपनीज एक्ट, D RBI गाइडलाइंस। मतलब रिसर्च एनालिस्ट का रजिस्ट्रेशन किस नियम के तहत होता है? आंसर क्या है? इसका तो नाम से ही पता चल रहा है, ऑप्शन बी सही है, सेबी रिसर्च एनालिस्ट रेगुलेशंस 2014। राइट। इसका मेन मकसद ही मार्केट में ऑब्जेक्टिविटी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना था। बाकी ब्रोकर रेगुलेशंस या RBI का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम स्ट्रिक्टली एनालिस्ट्स की बात कर रहे हैं। समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 8. What is the net worth requirement for a body corporate research analyst? Options A 1 lakhs, B 5 lakhs,
C 25 lakhs, D 50 lakhs। इसका मतलब है कि किसी कंपनी को अगर आरए बनना है तो उसकी नेट वर्थ कितनी होनी चाहिए? सही आंसर? ऑप्शन सी 25 लाख रुपीस। ओके। यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है, एग्जाम में लोग गलती करते हैं। अगर इंडिविजुअल है तो 1 लाख चाहिए, पर यहाँ क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछा है बॉडी कॉर्पोरेट, इसलिए 25 लाख सही होगा। 5 या 50 लाख का तो कोई रूल ही नहीं है। ये तो प्रॉपर ट्रिक क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9। Which certification is mandatory for a research analyst? Options A CFA, B CA, C NISM, D MBA। मतलब आरए बनने के लिए कौन सा सर्टिफिकेट जरूरी है? सही आंसर? सही आंसर है ऑप्शन सी NISM सर्टिफिकेशन। अच्छा, सीए या एमबीए नहीं? नहीं, सेबी को तुम्हारी सीए या एमबीए डिग्री से मतलब नहीं है। अगर सेबी के पास रजिस्टर करना है तो NISM एग्जाम पास करना ही पड़ेगा। ये एक मैंडेटरी रूल है सेबी की तरफ से। क्लियर है एकदम। क्वेश्चन नंबर 10। For how long must a research analyst maintain records? Options A 3 years, B 5 years, C 7 years, D 10 years। इसका मतलब आरए को अपने रिकॉर्ड्स कितने साल तक संभाल के रखने होते हैं? तो सही जवाब इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 5 इयर्स। 5 साल। हाँ, और ये रिकॉर्ड्स चाहे फिजिकल फाइल में हो या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, दोनों पे रूल अप्लाई होता है, ताकि अगर कल को सेबी ऑडिट करना चाहे तो सब कुछ इजीली अवेलेबल हो। वैसे 10 क्वेश्चन्स हो गए, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। हाँ, और ये भी बता दूं कि अगर तुम सोचते हो कि सिर्फ ये 20 क्वेश्चंस काफी हैं तो गलत है। प्रैक्टिस और भी चाहिए। nismseries.com पर hundreds of questions है हर चैप्टर के, प्रॉपर मॉक टेस्ट के साथ। अनलिमिटेड प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। चलो रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस करते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 11। What is the trading restriction period for analysts after publishing a report? Options है A 15 days, B 30 days, C 60 days, D 90 days। इसका मतलब रिपोर्ट आने के कितने दिन तक एनालिस्ट खुद उस शेयर में ट्रेड नहीं कर सकता? सही जवाब ऑप्शन बी सही है, 30 डेज। राइट। एग्जाम के लिए एक और टिप याद रखना, रिपोर्ट प्रिपेयर करने के टाइम से लेकर पब्लिश होने के 30 डेज और उसके बाद के 15 दिन कूलिंग ऑफ पीरियड होता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रोकने के लिए। एग्जैक्टली, ताकि वो खुद फायदा ना उठा ले, इसलिए 30 दिन का रूल बहुत स्ट्रिक्ट है। सही बात है। क्वेश्चन नंबर 12। What is the time frame for investor grievance redressal? Options A 7 days, B 15 days, C 21 days, D 30 days। मतलब अगर कोई कंप्लेंट आती है तो उसे कितने दिन में सॉल्व करना होता है? आंसर? सही आंसर है ऑप्शन सी 21 डेज। ओके। और यहाँ सबसे बड़ी टिप ये है कि ये 21 कैलेंडर डेज हैं, वर्किंग डेज नहीं। मतलब छुट्टियां भी गिनेंगे इसमें। कॉर्पोरेट वाले अक्सर 30 दिन सोचते हैं, जो एग्जाम में गलत हो जाएगा। बहुत स्पेसिफिक रूल है ये तो। क्वेश्चन नंबर 13। What is the validity period of an RA registration certificate? Options A 1 year, B 3 years, C 5 years, D suspended or cancelled। मतलब सर्टिफिकेट कितने टाइम तक वैलिड रहता है? सही ऑप्शन डी यहाँ सही है, सस्पेंडेड और कैंसल्ड। अच्छा, टाइम बाउंड नहीं होता? नहीं, पहले होता था, पर अब जब तक सेबी खुद किसी गड़बड़ी के चलते उसको कैंसिल या सस्पेंड ना कर दे, वो जिंदगी भर वैलिड रहता है। इसलिए 1, 3 या 5 साल टिक मत करके आना। समझ गई, ये लेटेस्ट अपडेट पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14। Can an analyst guarantee assured returns in advertisements? Options A yes, B yes if confident, C no, D only for HNI। मतलब क्या एड्स में फिक्स्ड प्रॉफिट की गारंटी दी जा सकती है? सही जवाब? बिल्कुल नहीं, ऑप्शन सी यहाँ सही है, नो। हाँ, ये तो कॉमन सेंस लग रहा है। बेसिक है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट में रिस्क फ्री रिटर्न की गारंटी देना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, चाहे HNI क्लाइंट ही क्यों ना हो। आप किसी को भी अश्योर्ड रिटर्न्स का लालच नहीं दे सकते। सही बात है। क्वेश्चन नंबर 15। What is the standard warning font size in RA advertisements? Options A 8, B 10, C 12, D 14। मतलब एड में जो रिस्क वार्निंग होती है उसका फॉन्ट साइज कितना होना चाहिए? सही आंसर? ऑप्शन बी सही है, 10 फॉन्ट साइज। ओके। जो वार्निंग होती है ना, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स, वो कम से कम 10 फॉन्ट साइज में प्रिंट होनी चाहिए, ताकि बारीक अक्षरों में छुपी ना रहे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 16। What is the rule regarding SEBI logo usage in RA ads? Options A mandatory, B optional, C permitted, D prohibited। इसका मतलब एड्स में सेबी का लोगो लगाना अलाउड है या नहीं? सही ऑप्शन? सही आंसर है ऑप्शन डी प्रोहिबिटेड। मना हो है एकदम। हाँ बिल्कुल, आप सेबी का लोगो अपने प्रमोशन के लिए यूज नहीं कर सकते, वरना लोगों को लगेगा कि सेबी उस एनालिस्ट को सपोर्ट कर रहा है। साथ ही बेस्ट या नंबर 1 जैसे शब्द भी एड्स में प्रोहिबिटेड होते हैं। Fair enough. Question number 17. What is the full form of GSM? Options A Global Securities Market, B General Surveillance Method, C Graded Surveillance Measure, D Gross Surveillance Margin।
मतलब जीएसएम का पूरा नाम क्या है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सही है, ग्रेडेड सर्वेलेंस मेजर। राइट। ये उन शेयर्स पे लगता है जिनका मार्केट कैप लो होता है या नेगेटिव पीई होता है। मतलब जहां मैनिपुलेशन का डर ज्यादा हो, उन्हें ऑब्जर्व करने का एक तरीका है ये। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18. What is the full form of ASM? Options A, Annual Stock Market, B, Automated Surveillance Mechanism, C, Additional Surveillance Measure, D, Active Stock Margin. ASM का full form पूछा है, सही जवाब. ऑप्शन सी सही है यहाँ भी, एडिशनल सर्वेलेंस मेजर। ओके, जब किसी शेयर के प्राइस या वॉल्यूम में अचानक से अजीब बदलाव आए, तब उसको एएसएम में डालते हैं। इसका सबसे बड़ा असर ये होता है कि ट्रेडिंग मार्जिन 80% तक बढ़ा दिया जाता है, ताकि फालतू स्पेकुलेशन रुके। interesting. Question number 19. In how many days must insolvency be completed under IBC? Options A, 90 days, B, 120 days, C, 180 days, D, 360 days. इसका मतलब IBC कानून के तहत दिवालियापन कितने दिन में सॉल्व होना चाहिए? सही आंसर इसका आंसर है ऑप्शन सी, 180 डेज। 6 महीने। हाँ, और इसमें एक शर्त यह होती है कि क्रेडिटर्स तभी ये प्रोसेस शुरू कर सकते हैं जब बकाया कम से कम 1 लाख रुपए से ज्यादा हो। फास्ट रेजोल्यूशन के लिए ये 180 डेज सेट किए गए हैं। Got it. आखिरी सवाल. Question number 20. What is the monthly complaint disclosure deadline for RAs? Options A, 1st, B, 5th, C, 7th, D, 10th. मतलब हर महीने की किस तारीख तक एनालिस्ट को कंप्लेंट्स दिखानी होती हैं? सही जवाब बताइए. सही आंसर है ऑप्शन सी, 7th, यानी हर महीने की 7 तारीख तक। राइट. पिछले महीने की सारी कंप्लेंट्स का डिस्क्लोजर अगले महीने की 7 तारीख तक उन्हें अपनी वेबसाइट पे देना होता है, और ऐप पे लिंक देना भी जरूरी है। तो ऑप्शन सी फाइनल आंसर है. बिल्कुल। तो ये थे हमारे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से। पर जाने से पहले एक थॉट देता हूं। हमने इनसाइडर ट्रेडिंग और चाइनीज वॉल के बारे में इतनी बात की। जरा सोचिए, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरह से इन फाइनेंशियल कंपनीज में इंप्लीमेंट हो जाएगा, तो क्या ये चाइनीज वॉल्स काम करेंगी, या हमें एआई को कंट्रोल करने के लिए नए रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे? इस बारे में जरूर सोचना। काफी डिटेल डिस्कशन हुई और ये एआई वाला पॉइंट बहुत डीप है. स्टूडेंट्स को डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलेगी इन सब से. हाँ, लेकिन अब एक्शन लेना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि सब क्लियर हो गया होगा। और अगर तुम्हें और प्रैक्टिस करनी है, जो डेफिनेटली करनी चाहिए, तो nismseries.com पे जाओ. इंडियाज़ मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है NISM प्रिपरेशन के लिए. सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, सब कुछ मिलेगा वहाँ. बिल्कुल। और अगर इस चैप्टर से कोई स्पेसिफिक डाउट है या कोई कंफ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। विल ट्राई टू हेल्प। ऑल द बेस्ट फॉर योर NISM एग्जाम. प्रैक्टिस करते रहो.